गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर का आगे का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो देख रहे थे और इसमें आपका पेज नंबर 1 से लेकर 25 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 26 से लेकर 38 तक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है नई शिक्षा नीति। तो चलिए इसको देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। और अब ये देख लीजिए, थोड़ा पास्ट का है। भारत की पहली शिक्षा नीति जो था 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आया था, जिसका सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया था, जिसके तहत शिक्षा का जो मॉडल था 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की अगर ये देखा जाए तो ये जो शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक क्या होंगे? प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में जो सक्रिय 10+2 का शैक्षिक मॉडल है उसके स्थान पे क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4 मॉडल अब लागू किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं और एमफिल करने की अब जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में कितना है? अभी 4.43% है। तो ये लक्ष्य कितना रखा गया है? 6% रखा गया है, 6%। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है उसके साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा GER वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यूजीसी, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। अब देख लेते हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप देखा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, इंग्लिश में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में कौन कौन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल हैं।
ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ये अरविंद पनगड़िया बने थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ देखें तो ये सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान स्थिति देख लीजिए, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ जो है अमित कांत हैं, श्री अमिताभ कांत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तो सीईओ देखना आपने श्री अमिताभ कांत हैं। और पूर्णकालिक सदस्य देखिए तो ये रमेश चंद्र बीके सारस्वत हैं और डॉक्टर वी के पॉल हैं। ठीक है। अब देखते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप देख लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो ये 15 डिजिट हैं। ठीक है। जीएसटी की निर्धारित की गई जो दरें हैं ये 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन? वित्त मंत्री होता है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। ठीक है, 161वां देश है। अब हम लोग देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2020-21 में जो है उसे पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग द्वारा जून 2021 को प्रथम स्थान केरल ने पाया, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु ने पाया। तृतीय स्थान पर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक तथा उत्तराखंड और अंतिम स्थान पे बिहार रहा। नीचे से दूसरा देखें तो ये झारखंड रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में देख लीजिए प्रथम स्थान चंडीगढ़ का था। अब देखते हैं भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020। ठीक है, तो राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा तमिलनाडु को। राज्यों में अंतिम स्थान देखेंगे तो ये दिल्ली को मिला है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान देखें तो ये दिल्ली को मिला है, अंतिम लक्षद्वीप को। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों राज्यों में प्रथम स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को और अंतिम स्थान मिला है मेघालय को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। इसमें प्रथम स्थान गुजरात को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तृतीय स्थान तमिलनाडु को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 शीर्ष स्थान किसका रहा? तमिलनाडु का। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला तो ये रहा किसका? पेडापल्ली तेलंगाना का ये जिला है। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, अब देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2019। तो भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967 है, 2967 है। ठीक है, 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई? तो 33% की वृद्धि हुई। अब बाघों की संख्या और राज्य और क्षेत्र देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बाघ है? मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है 524 है यहाँ, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है 442 है, महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पे है 312। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? तो ये 173 है। सुंदरवन में 88 है और बिहार में 31 बाघों की संख्या है।
अभी देखिए अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, तो जारीकर्ता कौन है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान इसमें मध्य प्रदेश का है, द्वितीय स्थान देखा जाए तो उड़ीसा का है, तृतीय स्थान हिमाचल प्रदेश का है। बिहार का स्थान देखिए तो ये 22वां है, ठीक है, 22वां 28 राज्यों में, और उत्तर प्रदेश का स्थान है 20वां। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 देखें तो इसके जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान देखिए बड़े और छोटे शहरों में तो बेंगलुरु का है, ठीक है, और ऐसे शिमला का छोटे शहरों में, और द्वितीय स्थान पे है पुणे और भुवनेश्वर है। तृतीय स्थान पे बड़े छोटे शहर दोनों देख रहे हैं हम लोग, तो तृतीय स्थान पे अहमदाबाद है और सिलवासा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान कितना रहा? 13वां रहा, और पटना का स्थान 33वां रहा। सबसे खराब प्रदर्शन अगर देखें तो श्रीनगर बड़े राज्यों में और मुजफ्फरपुर जो है छोटे शहरों में, राज्यों नहीं बड़े छोटे शहर देख रहे हैं हम लोग ना, तो इसमें, ठीक है। अब नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, जारीकर्ता कौन है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये प्रथम स्थान इसमें देखिए 10 लाख से अधिक आबादी और कम आबादी वाले क्षेत्रों में देख रहे हैं, तो 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर है और नई दिल्ली। द्वितीय स्थान पे देखिए तो सूरत और तिरुपति है। तृतीय स्थान पे भोपाल और गांधी नगर है, ठीक है, गांधीनगर। पटना नगर पालिका जो है इसका स्थान 16वां है। खराब प्रदर्शन सबसे किसका है? गुवाहाटी और शिलोंग का, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देखते हैं 2019-20 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पंजाब है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान तमिलनाडु, अंतिम स्थान इसमें लद्दाख है। अब देखते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020, तो इसमें देखते हैं स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात का है, सर्वश्रेष्ठ जिला जो है तिरुनेलवेली का है, तमिलनाडु में है ये। अब ब्लॉक सर्वश्रेष्ठ कौन है? खाचरौद, ये उज्जैन का है, मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर सलेम का है, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2020-21 का, ठीक है। इसमें देखिए फोकस बिंदु क्या रहा? तो फोकस बिंदु रहा कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, कब? 29 जनवरी 2021 को। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, और विषय जो है जीवन, क्या रहा विषय? तो जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं आकार सुधार, ये रहा विषय। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे में संवृद्धि पर बल दिया गया, ठीक है। और वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण रिकवरी में 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही जो है इसमें निर्यात जो है 5.8% और आयात 11.3% की कमी आने का अनुमान है। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड के विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष कितना था? 3.9% था। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में देखें तो उद्योग में 9.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की कमी आई। भारत का सर्वाधिक आयात चीन से, फिर अमेरिका और उसके बाद यूएई, फिर हांगकांग से, और भारत का सर्वाधिक जो निर्यात होता है अमेरिका को, फिर चीन को, फिर यूएई, फिर हांगकांग को। कुल एफडीआई प्रवाह देखें तो $9.8 बिलियन रहा नवंबर महीने में, ठीक है। भारत उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा। राज्य के अंदर तथा 2 राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इस वर्ष चालू खाता सरप्लस है वो जीडीपी का कितना रहा? 3.1% रहा। इस बार वाणिज्यिक निर्यात में
2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ। भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। भारत अपने पड़ोसी देशों और ब्राज़ील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया। भारत की राजकोषीय नीति रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 65% से घटाकर 35% होने का अनुमान लगाया गया है। नवोन्मेष को बढ़ावे के लिए भारत पहली बार नवोन्मेष इंडेक्स में 50 शीर्ष देशों के क्लब में प्रवेश किया है। देश में पेमेंट भागीदारी भारतीयों द्वारा 36% से बढ़ाकर अधिक करने पर जोर देनी चाहिए। जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 माह में मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। 8 जनवरी 2021 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, ये 586.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है। ऋण सेवा अनुपात देखें तो सितंबर 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% था। जून से दिसंबर के दौरान राज्यों और केंद्र संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3.2% से 11% रहा, और जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.3% से 7.6% थी। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई। जीवीए से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिली, जो 2015 से 16 में 14.7% की गिरावट के साथ 2013 से 14 में 17.7% से 2018-19 में 16.4% पर आ गई। ठीक है, 16.4%। अब आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े देख लीजिए। वित्त वर्ष 2020-21 में तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो रही -7.7%, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ये 3.4%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर -9.6%, सेवा क्षेत्र में -8.8%, राजकोषीय घाटा कितना रहा, ये 3.5% रहा, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.6%, थोक मूल्य सूचकांक -0.1%। विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक देखें तो 586.1 बिलियन डॉलर रहा। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11%, 2021-22 की ये बात हो रही है। ठीक है, और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4%। ठीक है, अब आगे देखते हैं केंद्रीय आम बजट। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। इस वर्ष का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रूप से प्रस्तुत किया गया। इस बजट में पूंजीगत व्यय को 2020-21 के 4.39 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.54 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। ठीक है, वर्ष 2021-22 का बजट छह प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। ये बिंदु देख लेते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, अब देख लीजिए केंद्रीय बजट की मुख्य तथ्य 2021-22 का। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19
प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, 13% से ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में से पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी। 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसे 5 वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभ आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है। ठीक है। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। सरकार नई इंफोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI के स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी। ठीक है। अभी बजट में ही हम लोग देख रहे हैं 2021-22 का, तो इसमें नेक्स्ट है निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। 2021-22 के लिए पूंजीगत जो व्यय है वो 5.54 लाख करोड़ रुपए देखा गया, जो साल दर साल 34.5% है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक इन्विट प्रायोजित किया। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI इन्विट को हस्तांतरित की जा रही है। संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा। TAI 2-3 शहरों में AAI हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण किया जाना है। भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई हैं। 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इन्विट को हस्तांतरित किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जो है GDP का 9.8% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8% होगा। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 65,000 करोड़ और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ों रुपए तक जुटाने का प्रस्ताव है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाना। पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिमाणों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। कुल खर्च में से 1,07,100
करोड़ रुपए जो है 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 74% करने का प्रस्ताव है। ठीक है। सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है, को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। सरकार ने संशोधित सुधार आधारित परिणाम आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति के जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा। यह भारत में परिवहन, उबर और ओला, खाद्य वितरण, स्विगी और जोमेटो जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंध श्रमिकों के अलावा लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा। बंगाल, असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2021 से 2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष में 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई है। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना है। उद्यमी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों को स्थापित करने में सक्षम है। इस बार के बजट में आम करदाताओं के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिटर्न फाइल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया है। रिटर्न फाइल की बात हो रही है। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिसके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया है। आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल की गई है। एक वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक होगी। 50 लाख रुपए तक और 10 लाख आय रुपए तक के करदाताओं की कर योग आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़ कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की गई है। 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता एक और वर्ष बढ़ाई गई। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट, प्रोविडेंट फंड जो है उसमें कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं की जाएगी। छोटी कंपनियों के अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा। थ्रेश होल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के कारोबार वाली छोटी कंपनियां होंगी। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 2021-22 के बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया गया है और सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती करी गई है। कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5% से घटकर 2.5% हो गया, 2.5% हो गया है। ठीक है, तो ये था बजट 2020-21 का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं हम लोग इसमें देखेंगे। नमामि गंगे योजना, इसका जो आरंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसका किया गया था शुरुआत। और प्रधानमंत्री जनधन योजना देखिए, इसका आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। तो ये 26 फरवरी 2020 तक के आंकड़े हैं इतने। लाभ क्या है इससे, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें मिलेगा। मेक इन इंडिया देखिए, इसका शुभ आरंभ हो गया था 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। कौन सा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गाँव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है इसका उद्देश्य। मिशन इंद्रधनुष अभियान, शुभारंभ इसका हुआ है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इनके लिए टीकाकरण किया जाएगा। पहल योजना 1 जनवरी 2015 को हुआ है शुरुआत और उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। ठीक है, नेक्स्ट है ये डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, हृदय योजना देखते हैं, इसके शुरुआत हुआ है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा और हृदय इसका जो फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है, देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अब देखते हैं नेक्स्ट योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका आरंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना, इसका आरंभ हुआ है 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण सभी। शिशु के तहत 50,000 ऋण मिलेगा, किशोर के तहत 5 लाख ऋण और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान दिया गया है इसमें। उजाला योजना क्या है? 1 मई 2015 को शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका आरंभ हुआ है 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। ठीक है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका आरंभ हुआ है 9 मई 2015 को। इसके तहत क्या है? 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना, इसका आरंभ हुआ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत है 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना क्या है? यह 24 जून 2015 को शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा? 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ हुआ है 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया है। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया है। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसका आरंभ हुआ है 1 जुलाई 2015 को और किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ है 25 जुलाई 2015 को यह किया गया है। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागरमाला परियोजना, ये इसकी शुरुआत हुई है 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है इसका बंदरगाहों का विकास एवं उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना देख लीजिए, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो फुल फॉर्म है ये देख लीजिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है इसका फुल फॉर्म। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों, डिस्कॉम कंपनियां होती हैं, उनका वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका उद्देश्य है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है, यह 22 फरवरी 2016 को शुरू किया गया और उद्देश्य है इसका गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ हुआ है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना इसका है। स्टैंड अप इंडिया देखते हैं, इसका आरंभ हुआ है 2016 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 से 1 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। पूरा नाम है इसका उड़े देश का आम नागरिक।
उड़ान को कहते हैं, ठीक है। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका उद्देश्य है। दीक्षा पोर्टल, इसकी शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा शुरू किया गया है, एलआईसी के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना देखते हैं। ये 3 नवंबर 2017 को शुरू किया गया है और इसका जो फुल फॉर्म है स्पर्श का, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी, ठीक है। और ये 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ क्या है इसका? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 21 जुलाई 2017 को शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य है ये, तो इसकी शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत भी कहते हैं। ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया और उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट योजनाएं देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, तो इसका देखते हैं। शुरुआत हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाएगा। ये सहायता जो है 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2019 को और योजना के पात्र इसके कौन है? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या होगा? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, शुभारंभ कब हुआ है? 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा और योजना के पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, ठीक है। अब देखिए, अब और योजनाएं दिया हुआ है कार्यक्रम जिसको हम लोग देख लेते हैं कब शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका डेट दिया हुआ है 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना ये 15 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना ये 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। भीम ऐप
30 दिसंबर 2016 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है, ये 17 को हुआ है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017। प्रधानमंत्री सहस बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं, तो ये 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 में। वंदन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। और पीएम आशा योजना जो है ये 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ये 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ये 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 है, 25 दिसंबर। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 ये 30 जुलाई 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। कपिला कलाम कार्यक्रम जो है 15 अक्टूबर 2020 को। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 24 नवंबर 2020 को। पीएम वापनी योजना 9 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो है 15 जनवरी 2021 को। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। जय सहकार योजना जो है कार्यक्रम ये 13 अप्रैल 2021 को। युवा पीएम योजना 29 मई 2021 को। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021 को। सेज कार्यक्रम ये 4 जून 2021 को। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान है 21 जून 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम जो है 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत जो है 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है 13 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया भारत सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी। अब इसमें दिया हुआ है राज्य सरकार की योजनाएं 2020-21। ठीक है, तो इसमें हम लोग राज्य देखेंगे और कौन सी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है ये देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछता है वो यही पूछता है कि योजना किसके द्वारा किस राज्य के द्वारा चलाई गई है, किस बारे में है, ये जल्दी नहीं पूछता, राज्य सरकार में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग योजना कार्यक्रम देखेंगे और राज्य देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले है इसमें, तो उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम देख लेते हैं। अभ्युदय कार्यक्रम, तो उत्तर प्रदेश के योजनाओं के नाम और ये मुख्य उद्देश्य इसके देख लेते हैं। बाकी सभी का हम लोग देखेंगे केवल राज्य और योजना। तो अभ्युदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु है। किसान कल्याण मिशन ये वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के
किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो है, इसके तहत क्या है, विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु शुरू किया गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जो योजना। अब हम लोग देखेंगे कि योजनाएं और राज्य। अगर आप उद्देश्य भी देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश की है। देवारण्य योजना मध्य प्रदेश की है। लॉन्च पैड योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। जन सुनवाई योजना 2021। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश की है। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश की है और अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ की योजना देख लीजिए, बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ की है। अब पश्चिम बंगाल का देखते हैं, पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चोखेर अलो योजना, माँ की रसोई योजना, ये सभी किसकी है, ये पश्चिम बंगाल की है। उड़ीसा का देख लीजिए, गोप बंधु संबद्धिका स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, आशीर्वाद योजना, ये सभी किसकी है, उड़ीसा की है। कर्नाटक की देख लीजिए, कर्नाटक का है अरुंधति और मैत्री योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, नेकर सम्मान योजना, ये सभी कर्नाटक की है। केरल की नमथ बसई कार्यक्रम, वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये है केरल की। गुजरात की देखिए, वतन प्रेम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये गुजरात की है। झारखंड की योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है। सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड की है। आंध्र प्रदेश की जगन्नाथ चेतोडू योजना, साल्ट कार्यक्रम, स्त्री योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश की। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल की है। तमिलनाडु का देख लीजिए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। अरुणाचल प्रदेश की योजना है आत्मनिर्भर कृषि योजना। तेलंगाना की है रायथू बंधु योजना। आकाश से दवा परियोजना, ये भी तेलंगाना की है। राजस्थान का योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये राजस्थान की है। महाराष्ट्र का मिशन वात्सल योजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। हरियाणा का देखते हैं, संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना और प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये हरियाणा की है। अब दिल्ली की योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, किसकी है, दिल्ली की। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और मिशन योजना, ये उत्तराखंड की योजना है। जम्मू कश्मीर का देखते हैं, आवाम की बात रेडियो कार्यक्रम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आयुष घर द्वार कार्यक्रम, पर्वत धारा योजना, ये सभी हिमाचल प्रदेश की है। लद्दाख की है यूएन टैब योजना, ठीक है। और असम का मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम का है। बिहार का देख लीजिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जल जीवन हरियाली अभियान और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका डिटेल देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग बिहार के एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए। और सारी योजनाओं का डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और साथ ही इतना फैक्ट याद भी नहीं होगा आपको, इसलिए इसमें केवल यही बता रहे हैं, ठीक है। बिहार का जो देखते हैं, बिहार का देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी इसमें। जल जीवन हरियाली मिशन जो है, ये जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने से संबंधित है। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये 60 to 79 वर्ष के जो आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन देने से संबंधित है। अब पंजाब की योजना देख लीजिए, मेरा काम मेरा मान योजना और हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये पंजाब का है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक दिया हुआ है 2020-21 का, ठीक है। और इसमें सभी कुछ दिया हुआ है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, कितने देश सम्मिलित हुए और शीर्ष देश कौन है, भारत का स्थान,
ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, ये ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष देश है। और भारत का स्थान हम लोग देखें तो इसमें 82वां है, 82 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन पूछता तो नहीं है। इसमें यही पूछता है, या तो पूछता है जारी कौन करता है, शीर्ष देश कौन है, या भारत का क्या स्थान है। तो इसको आप देख लीजिए। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जो है होम रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे है, भारत का स्थान 18वां है, ठीक है, 18वां, ये 18। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें 10वां है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। और आयरलैंड जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे है और 71वां स्थान है भारत का। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, ये मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इसमें फर्स्ट पे है और भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ये किसके द्वारा, एक जर्मन संस्था है, एलुंथर हिल्फ इसका नाम है। और ये इसमें जो फर्स्ट स्थान पे है वो है बेलारूस और भारत का स्थान है 101वां। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, इसको जारी करता है कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग। अमेरिका इसमें फर्स्ट स्थान पे है और तीसरा स्थान इसमें किसका है, भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2021, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और जापान या इसमें सिंगापुर दोनों दिया हुआ है फर्स्ट स्थान पे और 90वां स्थान है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसको बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट पे है और भारत का स्थान कितना है, 46 है, ठीक है, 46वां। उसी तरह नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसको साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें फर्स्ट स्थान पे है डेनमार्क और 59 पे है भारत, इसमें 59 पे है। नेक्स्ट देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, ये कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा और चीन इसमें फर्स्ट है, भारत का स्थान दूसरा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, ये राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया गया है और इसमें सिंगापुर है जो फर्स्ट स्थान पे है। भारत का स्थान 122वां है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, भारत का स्थान इसमें 10वां है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और स्वीडन इसमें फर्स्ट स्थान पे है। भारत का स्थान देखिए 120वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, ये प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे है। भारत का स्थान इसमें 43 है। वैश्विक शांति सूचकांक देख लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड फर्स्ट पे है और भारत का स्थान जो है 135वां है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इंडोनेशिया इसमें फर्स्ट स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें 14वां है, ठीक है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q1 2021 इनाइट फ्रैंक लंदन के द्वारा जारी किया गया है। तुर्की इसमें फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। भारत का जो स्थान है वो है 55वां। वैश्विक घरेलू, ये हो गया। ग्लोबल स्किल्स एक्सपोर्ट 2021 जो है कोर्सेरा द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 67 है। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ऑकलैंड इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। इसमें देखिए दूसरा स्थान ओसाका का है, जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स है इसमें ऑकलैंड पहले स्थान पे है और दूसरा स्थान जो है ओसाका है, जापान का शहर। भारत का इसमें मेंशन नहीं किया है तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस में है, इसके द्वारा जारी किया जाता है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान देखिए 142वां है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ये चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है, 49वां इसमें भारत को मिला है स्थान। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 87वां है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन पहले स्थान पे है और भारत का इसमें स्थान जो है 49वां है, 49 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 140 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल ये किसके द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, अमेरिका इसमें पहले स्थान पे, भारत का स्थान 40 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है 139 के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान इसमें 139 है और पहले स्थान पे इसमें फिनलैंड है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है और भारत का जो स्थान है 121वां है, 121 स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हो गया। अब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है, 53वें स्थान पे भारत है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक ये लोई संस्थान सिडनी में के द्वारा जारी किया जाता है, वियतनाम इसमें पहले स्थान पे है और भारत 86वां स्थान है, 86। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे हैं और भारत का स्थान 86वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा जारी किया जाता है, मोजाम्बिक जो है पहले स्थान पे है, भारत जो इसमें 7वें स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें चौथा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कैंटो इंस्टीट्यूट के द्वारा और ये न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पे, भारत का स्थान 111वां है। मानव विकास सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे है, भारत का जो स्थान है 8वां है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग ओकला के द्वारा और दक्षिण कोरिया इसमें पहले स्थान पे है, 131वें स्थान पे भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 लोई इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा, अमेरिका इसमें पहले पे स्थान पे है, भारत जो है चौथे स्थान पे है। तो इस तरह आपका इंडेक्स ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्तर में अपग्रेड कर दिया है। हाल ही में HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का फैसला किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभ आरंभ किया है। सितंबर महीने में 1,17,010 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। हाल ही में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 31%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है।
अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर जो है 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है अब 633.558 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 74% कर दिया है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया है। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने एक अभिनव पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले पेंट खादी प्राकृतिक पेंट का लॉन्च किया है। हाल ही में पे योर कॉन्टेक्ट नामक मोबाइल ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया है। भारत वर्ष 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत जो है 51 ठीक है 51 स्थान पे है, ठीक है 51 स्थान पे है भारत। हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका बन गया है और पहला कौन है, सिंगापुर। राज्य कहाँ है, तो गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये सिंगापुर बन गया है। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं क्रमशः स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और आरोग्य ये ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए लॉन्च की है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019 से 20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है, सदस्य देश बना है अंडोरा। RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSAP की शुरुआत की है। RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए दृष्टिकोण से RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो है NS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। अब देख लीजिए विभिन्न एजेंसी द्वारा जो भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान लगाया जाता है वो दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, पूछ लेता है एग्जाम में। संस्था दिया है और 2020-21 और 21-22 का अनुमान दिया हुआ है। मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा 20-21 में -7.0% और 21-22 में 9.3%। केयर रेटिंग एजेंसी के द्वारा -7.8% और 2021-22 में 8.8 से 9%। फिच रेटिंग एजेंसी इसके द्वारा 2020 में 20-21 का -9.4% और 21-22 में 8.7%। ADB एशियाई विकास बैंक के द्वारा -8% 20-21 का है GDP और 21-22 का 10% बोला है, ठीक है। इकरा रेटिंग एजेंसी के द्वारा -7.0% 20-21 का और 21-22 का 9.0%। IMF के द्वारा
-7.0%, 20-21 का, और 21-22 का 9.5%। विश्व बैंक का 8.3%, 20-21 का, और 21-22 का 8.3%, दोनों एक ही हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 20-21 का -7.3%, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के द्वारा 20-21 का -7.3% और 9.5% 21-22 में। तो ये सब ये जीडीपी अनुमान है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसको देखते हैं। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है। हाल ही में WHO ने RTS/AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? क्यूकटार्क ऑनार लेक। ठीक है, ऑनार लेक, क्यूकटार्क ऑनार लेक इसका नाम रखा जाएगा। WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन जो सिनोफार्म है के आपातकाल प्रयोग की मंजूरी दे दी है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रेथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित करा है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। हाल ही में देखिए IIT रोपड़ ने एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर ये MB टैग है, जिसे IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण वायु और स्वस्थ नाम दिया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। सिंथेटिक कैबिनोइड्स है। सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? चीन बन गया है। WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्मा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी है। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2G 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है, इसको मंजूरी दे दी है। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक विकसित की शुरुआत की है। हाल ही में डिपकोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है, जिसे क्या नाम दिया गया? A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसका क्या नाम रखा है? यूनिकॉर्न नाम रखा है इसका, यूनिकॉर्न। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित हुआ है। हाल ही में चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर उल्फ रेड नाम के तारे का
पता लगाया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जला अवतरण किया गया है। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि कौन सा स्थान मिला है? 63 इसको स्थान मिला है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। उसका क्या नाम है? मोशिक नाम है, MOUSHIK इसका मोशिक नाम है। नेक्स्ट है IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्रदे को डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस का विकसित किया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसे 2025 तक पूरा किया जा सकता है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जिसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च चलाया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव है। ठीक है, तो ये था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी।